So, hello everyone, welcome to my channel. Once again, I'll start with a positive quote. लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। अरे आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्रेजेंट्स में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, और ये लेक्चर नंबर 3 है। दोस्तों, लेक्चर नंबर 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लेक्चर नंबर 1 भी हमने अपलोड कर दिया है। और दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 2 जो केमिस्ट्री का है क्लास 10th का, इस चैप्टर का नाम है दोस्तों एसिड बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। तो दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ने वाले हैं अम्ल तथा क्षारक। क्षारक को दोस्तों हम भस्म भी कहते हैं। इसके बारे में दोस्तों हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, और कलर चेंज करने के बाद फिर दोस्तों हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डीप में पूरे अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्सेप्ट को ग्रैब कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अम्ल तथा क्षारक यानी कि भस्म। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक से, ठीक है। तो जब भी दोस्तों हम बात करते हैं अम्ल तथा क्षारक की, जब भी हम बात करते हैं अम्ल तथा क्षारक की, तो इसको सबसे पहले अम्ल तथा क्षारक यानी भस्म को बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? सबसे पहले इसके बारे में बताया था दोस्तों आर्हीनियस ने। आर्हीनियस ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले अम्ल और क्षारक को बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? सबसे पहले अम्ल और क्षारक को बताने वाले वैज्ञानिक थे आर्हीनियस। दोस्तों, आर्हीनियस ने क्या डेफिनेशन बताई? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, आर्हीनियस के अनुसार दोस्तों अम्ल वे पदार्थ होते हैं। मैं लिख देता हूँ, मेरे साथ साथ आप लिखेंगे। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते। आर्हीनियस ने क्या परिभाषा दी दोस्तों? ये पेपर में आता है। आर्हीनियस के अनुसार दोस्तों अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जल में घुलकर, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, जो कि जल में घुलकर हमें क्या देते हैं? जो कि जल में घुलकर हमें H+, जो कि जल में घुलकर हमें H+ आयन देते हैं, जो कि जल में हमें घुलकर H+ आयन देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब फिर उन्होंने कहा कि दोस्तों तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं। आर्हीनियस ने ही बताया कि क्षार वे पदार्थ होते हैं, क्षार या भस्म, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। तो ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिख दी है दोस्तों, जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। तो आर्हीनियस ने बताया, आर्हीनियस के अनुसार दोस्तों अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, ठीक है। ये आर्हीनियस के अनुसार डेफिनेशन से। एक बार मैं और बोल देता हूँ, ढंग से देख लीजिएगा। आर्हीनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, तथा क्षार, क्षार यहाँ पर आप क्षारक लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर क्षारक लिख सकते हैं, तथा क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन प्रदान करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने लिया HCl, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों, HCl को हमने जल में घोला, और HCl को जब हमने जल में घोला तो यहाँ पर बना H+, और यहाँ पर बना क्या? Cl-। तो दोस्तों, ये जो H+ है ना, यहाँ पर ये जो H+ है ना, इसे हमने जल में घोला तो हमने देखा कि H+ आयन क्या हुआ? H+ आयन इसने प्रदान किया। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा उदाहरण हम देखते हैं HNO3। HNO3 को हमने जल में घोला, और जैसे हमने HNO3 को जल में घोला तो हमें मिल गया H+, और साथ में मिल गया NO3 क्या? माइनस। इसके अलावा दोस्तों हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमने अगले एग्जाम्पल में देखा, हमने लिया CH3COOH।
तो हमने देखा इसमें हमें मिल गया क्या, हमें मिल गया CH3 COO माइनस और साथ में हमें क्या मिल गया H प्लस। तो हमने दोस्तों इन तीनों के अंदर देखा, इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर देखा, HCl को हमने सबसे पहले जल में घोला, फिर हमने HNO3 को जल में घोला, फिर हमने CH3 COOH को जल में घोला। तो हमने इन तीनों को जल में घोला तो हमने देखा कि ये जो है वो जल में घुलने पर हमें तीनों ने H प्लस आयन प्रदान किया, H प्लस आयन दिया। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर H प्लस आयन दे उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें कहते हैं अम्ल। तो ये अम्ल हो गए, ये सभी अम्ल के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल होप सो बहुत इजी था, अंडरस्टैंड आपने किया होगा, ये थोड़ा इजी टॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं। हमने लिया मान लीजिए NaOH, NaOH को दोस्तों जैसे हमने जल में घोला तो ये हमें मिला Na प्लस और हमें मिला OH क्या माइनस, हमें मिला OH माइनस। इसके अलावा दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा KOH, तो KOH को हमने यहाँ पर हमें मिला K प्लस और हमें मिला क्या OH माइनस। इसी प्रकार दोस्तों एक उदाहरण हम और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं NH4OH। NH4OH को हमने जल में घोला तो हमें मिल गया NH4 प्लस और हमें मिल गया OH माइनस। तो दोस्तों इन तीनों एग्जाम्पल में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जल में घोलने पर आप देख रहे हैं कि जब हम इन्हें जल में घोलते हैं तो ये हमें देते हैं क्या OH माइनस आयन, ये हमें प्रदान करते हैं क्या OH माइनस। तो जो जल में घोलने पर OH माइनस आयन प्रदान करे उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं क्षारक। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्षारक, या इन्हीं को हम कहते हैं भस्म, या इन्हीं को हम कहते हैं भस्म। चलिए, तो क्या आर्हेनियस के अनुसार दोस्तों आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। आर्हेनियस के अनुसार, ये आर्हेनियस की डेफिनेशन है और होप करता हूँ कि आर्हेनियस की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि आर्हेनियस ने बेसिकली क्या कहा था। ये दोस्तों तीनों के तीनों क्षार के एग्जाम्पल है, ऊपर हमने दोनों अम्ल के एग्जाम्पल लिखे हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार ये देखिए डेफिनेशन लिखी है कि अम्लीय पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं और क्षारकीय पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। दोनों के उदाहरण दिखा, हमने लिखाया, यही थी दोस्तों आर्हेनियस की डेफिनेशन। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षारक की डेफिनेशन। आर्हेनियस वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले अम्ल तथा क्षारक के बारे में बताना शुरू किया था। ठीक है, चलिए दूसरे वैज्ञानिक आते हैं दोस्तों। दूसरे वैज्ञानिक का नाम है ब्रांस्टेड तथा लारी। अगले वैज्ञानिक के रूप में आते हैं दोस्तों ब्रांस्टेड तथा लारी। अब दोस्तों ब्रांस्टेड तथा लारी ने क्या कहा, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों ब्रांस्टेड तथा लारी के अनुसार, ये दोनों डेफिनेशन पेपर में आती, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ब्रांस्टेड तथा लारी के अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड एंड लारी, ब्रांस्टेड और लारी के अनुसार मैं बताता हूँ आपको कि किसी रासायनिक, मैं लिख देता हूँ आप इसे नोट कर लीजिएगा। ब्रांस्टेड तथा लारी के अनुसार जो है वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, ब्रांस्टेड तथा लारी के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ, ब्रांस्टेड तथा लारी के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ होते हैं, अब रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ही भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ प्रोटॉन, जो पदार्थ आप कह सकते हैं प्रोटॉन, जो पदार्थ प्रोटॉन H प्लस को, जो पदार्थ प्रोटॉन H प्लस को मुक्त करता है, H प्लस को क्या करता है, मुक्त करता है, H प्लस को मुक्त करता है, वह अम्ल होता है। ब्रांस्टेड तथा लारी के अनुसार, ब्रांस्टेड तथा लारी ने बताया, बहुत अच्छे ढंग से बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ प्रोटॉन H प्लस को मुक्त करता है वह अम्ल होता है। जबकि यहाँ पर आगे मैं लिख देता हूँ, जबकि आप लिख सकते हैं जो पदार्थ, जबकि जो पदार्थ प्रोटॉन, जबकि जो पदार्थ प्रोटॉन H प्लस को ग्रहण करता है, H प्लस को ग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है, वह क्षारक कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह क्षारक कहलाता है। तो ये देखिए आपके सामने दोस्तों हमने ब्रांस्टेड तथा लारी के अनुसार भी अम्ल तथा क्षारक की डेफिनेशन बता दी है। चलिए अब बारी है दोस्तों इनके एग्जाम्पल की। चलिए मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमने लिया HCl,
HCl के रिएक्शन कराई हमने किसके साथ, H2O के साथ। तो जैसे ही HCl की रिएक्शन हमने H2O के साथ कराई तो हमने देखी दोस्तों, मान लीजिए एक H जो है, एक H यहाँ से यहाँ गया, यानी इस वाले H2O ने H प्लस क्या किया, H प्लस को इसने मुक्त किया। इस वाले H ने, ये जो HCl है, इस HCl से H मुक्त हुआ और एक H यहाँ आ गया, तो H मुक्त हुआ तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया Cl माइनस, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्या बच गया, Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस बच गया। और साथ में दोस्तों हमने देखा यहाँ पर H2, एक H क्या हुआ, मुक्त हुआ और H2O में आके जुड़ गया तो H3 हो गया, और H3O और यहाँ पर जुड़ गया तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, प्लस। तो दोस्तों जो भी क्या करता है, किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ प्रोटॉन को मुक्त करता है वह अम्ल होता है। तो HCl ने प्रोटॉन को क्या किया, मुक्त किया। तो ये प्रोटॉन को मुक्त किया तो ये क्या बन गया, अम्ल। और जिसने प्रोटॉन को ग्रहण किया वो क्या बन गया, वो क्षारक। तो ये क्या बन गया दोस्तों, क्षारक। तो देखिए कितना आसानी से मैंने आपको समझा दिया एग्जाम्पल से, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है NH3 अमोनिया, ठीक है। अमोनिया की क्रिया हमने जल से कराई, जल को इस बार हम लिख देते हैं दोस्तों HOH, H2O ही है, HOH। तो इस बार इस H से, इस H ने यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक H प्लस गया NH3 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर बन गया, यहाँ पर NH3 था तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा NH4 और साथ में प्लस, और ये क्या हो जाएगा, OH माइनस। तो कोई परेशानी नहीं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो प्रोटॉन है, इसने NH3 ने प्रोटॉन को ग्रहण किया, और अगर इसने प्रोटॉन को ग्रहण किया तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन को ग्रहण करने पर ये क्या बन जाएगा, ये दोस्तों बन जाएगा क्षारक, और ये HOH क्या बन जाएगा, अम्ल। तो आपने देखा एक बार HOH जो था H2O यानी HOH, तो एक बार अम्ल था एक बार क्षारक, तो ये दोनों का काम कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ब्रॉन्स्टेड तथा लारी के अकॉर्डिंग भी, यहाँ पर हमने ब्रॉन्स्टेड तथा लारी की भी डेफिनेशन लिख ली और इसको समझ भी ली है। दोस्तों जब भी साइंस का आप कोई भी टॉपिक सॉल्व करें तो डेफिनेटली एग्जाम्पल्स जरूर लिखें, बिना एग्जाम्पल्स के दोस्तों आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अम्ल, एसिड तथा बेस को बताने की कोशिश की, अम्ल तथा क्षारक को बताने की कोशिश की। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल और क्षार को बताने की कोशिश की, और उन वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, उन वैज्ञानिक का नाम है लुईस, ठीक है। लुईस ने भी बताया था दोस्तों। लुईस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चलिए हम लुईस के अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं दोस्तों। लुईस ने बताया, लुईस ने ये कहा कि जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो दोस्तों कहलाता है क्या, लुईस अम्ल। जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो लुईस अम्ल कहलाता है। और दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है, दाता और ग्राही, जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है ये वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है लुईस क्षारक। वह क्या कहलाता है, लुईस क्षारक। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझ ही लेते हैं दोस्तों। NH3 लिया हमने, तो मान लीजिए NH3 को हमने लिखा N, यहाँ पर हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया मान लीजिए हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया हाइड्रोजन का एक बॉन्ड। हाइड्रोजन के पास NH3 में हाइड्रोजन के पास दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इन्हें हम दोस्तों लोन पेयर भी कहते हैं। तो अमोनिया के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी क्रिया हमने करा दी दोस्तों मान लीजिए BF3 के साथ। इसकी क्रिया हमने करा दी इसकी क्रिया हमने करा दी BF3 के साथ। तो दोस्तों हमने देखा कि इसके बाह्यतम कोष में टोटल 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है। BF3 के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जो NH3 है इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, इसका एक आकी इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन युग्म जिसने ग्रहण किया वो लुईस अम्ल कहलाता है। तो इस BF3 ने इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि एक आकी इलेक्ट्रॉन, इसने एक आकी लोन पेयर एक आकी इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। तो ऑब्वियस सी बात है BF3 किसका काम करेगा, BF3 काम करेगा लुईस अम्ल का।
VF3 किसका काम करेगा, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। VF3 जो है वह काम करेगा किसका, वह काम करेगा लुईस अम्ल का, क्योंकि इसने, यह लुईस अम्ल का काम इसलिए करेगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को है जो है वह ग्रहण किया है, अमोनिया के एकाकी इलेक्ट्रॉनों को इसने ग्रहण किया है। और इसके अलावा दोस्तों जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, वह क्या कहलाएगा, वह लुईस क्षारक कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको यहाँ पर लुईस की भी परिभाषा समझ में आई होगी कि किसे लुईस क्षारक कहते हैं और हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, क्या हम लोग किसे लुईस क्षारक और किसे लुईस अम्ल कहते हैं। चलिए अगली बात समझने की कोशिश करते हैं। तीनों वैज्ञानिकों की परिभाषा मैंने आपको लिखा भी दी है, समझा भी दी है। दोस्तों एक नोट आप लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इस नोट से लेकर पेपर में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यदि मैं लिख दूं क्षार और क्षारक में थोड़ा आपको डिफरेंस बताता हूं। दोस्तों मैं लिखता हूं कि यदि किसी क्षारक, जिसे हम क्षारक को और किस नाम से जानते हैं, भस्म भी कहते हैं, यदि किसी क्षारक भस्म या वेश में दोस्तों शुद्ध अवस्था में OH माइनस आयन, शुद्ध अवस्था में OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं, शुद्ध अवस्था में OH माइनस आयन उपस्थित होते हैं, तो ऐसे क्षारक को क्या कहते हैं, तो ऐसे क्षारक को क्षार कहते हैं। ये लो, तो ऐसे क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो क्षारक और क्षार में भी हमने बता दिया कि क्षारक और क्षार क्या होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ी और आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। हेडिंग आप बना लीजिए, यहाँ पर मैं हेडिंग लिखता हूँ और दोस्तों हेडिंग है अम्ल, यानी हेडिंग में यहाँ पर लिख देता हूँ अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता। हेडिंग बना लीजिए, अम्लों तथा क्षारकों की क्या प्रबलता, अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता, ये हमने हेडिंग बना दी। दोस्तों देखिए, यदि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप लिखिएगा, यदि आयनन का वेग, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, यदि आयनन का वेग व आयनन की मात्रा, यदि आयनन का वेग व आयनन की मात्रा अधिक हो, यदि आयनन का वेग व आयनन की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तो इस स्थिति में दोस्तों वह प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक कहलाता है, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षारक कहलाता है। यदि आयनन का वेग आयनन की मात्रा अधिक हो तो प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षारक कहलाता है। इसी प्रकार दोस्तों, ठीक इसी प्रकार लिख सकते हैं आप, इसी प्रकार मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक इसी प्रकार यदि मान लीजिए आयनन का वेग, दोस्तों इस चैनल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मिलेगी, कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यदि आयनन का वेग व आयनन की मात्रा कम हो, यदि आयनन का वेग व आयनन की मात्रा क्या हो, कम हो, यदि आयनन का वेग व आयनन की मात्रा कम हो तो बहुत स्पष्ट सी बात है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसे हम कहेंगे दुर्बल अम्ल, या फिर हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक, या फिर हम कहेंगे क्या, दुर्बल क्षारक। तो आपने दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षारक को भी समझ लिया है। चलिए दोस्तों, प्रबल अम्ल के कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक क्या होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। दोस्तों कुछ उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं प्रबल अम्ल के। प्रबल अम्ल में पहला अम्ल कौन सा हमने लिखा था एक क्लास में, HCl, फिर हमने लिखा था दोस्तों H2SO4, फिर हमने मान लीजिए लिखा था HNO3, इनमें आयनन की मात्रा आयनन का वेग ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रबल क्षारक, इसके अलावा आप लिख लीजिए प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक में सबसे पहले आएगा NaOH, इसी प्रकार आ जाएगा KOH। तो दोस्तों ये सब के सब
और ये सब के सब इनको इकट्ठा मिला दे तो ये क्या कहेंगे, कहलाएंगे लवण कहलाएंगे। और इन्हीं को हम कहेंगे दोस्तों क्या, इन्हीं को हम कहेंगे प्रबल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहती है मैं आपको बता चुका हूँ, जिनमें आयनन की मात्रा, आयनन का वेग ज़्यादा होता है, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे उदाहरण आपके सामने आएंगे दुर्बल अम्ल के। दुर्बल अम्ल यहीं पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों दुर्बल अम्ल, और फिर नीचे लिख देता हूँ क्या, दुर्बल क्षारक। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक, ये है दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षारक। तो चलिए दुर्बल अम्ल की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला फेमस उदाहरण आपके सामने है CH3COOH या CN, या फिर आप लिख सकते हैं दोस्तों H2S। इसी प्रकार प्रबल क्षारक में हम लोग लिख सकते हैं, ये प्रबल नहीं दुर्बल क्षारक में इसी प्रकार हम लिख सकते हैं NH4OH। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे दुर्बल दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ये दोनों हो जाएंगे क्या, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो देखिए दोस्तों इन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। होप करता हूँ दोस्तों कि आपने इन चीज़ों को बहुत ठीक ढंग से अंडरस्टैंड किया होगा। सभी साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशंस लिखा दी, सब कुछ लिख दिया। अब एक एक पॉइंट को दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, हर एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा क्योंकि मैंने सब कुछ लिखा दिया है। अगले वीडियो में दोस्तों हम आपसे बात करेंगे इस चैप्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा, जहाँ पर हम बात कर रहे होंगे दोस्तों पीएच वैल्यू के बारे में, पीएच मान के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा तब तक के लिए अपना ख्याल। जय हिंद।